नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम आज दो इशू डिस्कशन करेंगे जिसका जो संडे को अपन पहले से बोल रहे थे कि दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो छूट गए हैं क्योंकि वीडियो लेंथ ही ना बने, इसलिए संडे के दिन अपन डिस्कशन करेंगे। उसी के सिलसिले में आप डिस्कशन करेंगे। पहला आर्टिकल है नवीनीकरण ऊर्जा बदल रहा है एनर्जी सेक्टर, ठीक है ना। दूसरा आर्टिकल है हरित ऊर्जा उत्पादन के नया आयाम है। और तीसरा अपन को पता है, पहले भी जुडिशरी एक्टिविटी अपन डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आज 143 के संदर्भ में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14% पूछे गए, उनमें से तमिलनाडु वाला इशू काफ़ी हाई है कि भाई आपके पास इस तरह शक्ति है कि कार्यपालिका को आप दिशा निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है। उसी को लेकर कंट्रोवर्सी है, उसी के संदर्भ में अपन आर्टिकल डिस्कशन करेंगे। तो राष्ट्रपति की जो 14% पूछे गए, उसी के संदर्भ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल जुडिशरी एक्टिविज्म और राष्ट्रपति राज्यपाल की शक्ति, और अपने जुडिशल एक्टिविज्म में न कि जुडिशल ओवर रीच अपना टॉपिक में है, याद रखना इस बात। पेपर 2 के अंदर इंडियन ज्योग्राफी प्राकृतिक संसाधन ऊर्जा संसाधन के संबंध है पेपर 2, और पेपर 1 के क्लाइमेट चेंज एसडीजी, और पेपर 4 के अंदर ऐसे निबंध के संदर्भ में अपन डिस्कशन। चलिए अपन आर्टिकल डिस्कशन करते हैं। देखो, नवीनीकरण ऊर्जा के बदलते भारतीय ऊर्जा सेक्टर और हरित ऊर्जा उत्पादन के दोनों को समराइज किया है एक साथ। देखो, भारत की अभी जनसंख्या बढ़ रही है, क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है दिनों दिन। तो जनसंख्या बढ़ती हुई नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन का ऑप्शन में लाया गया भी गैर जो ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, है ना। जैसे कोयला है, उसी का आधार पे पेट्रोलियम है ना। इनसे क्या होता है कि एक तो जीवाश्म ईंधन ही बढ़ रहा है, तो वैश्विक स्तर पे लंबे टाइम से पहल भी चल रही है कि भाई अब नवीनीकरण ऊर्जा की और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया। उसी के रिलेटेड में ये आर्टिकल आया दोनों, उसमें बहुत सारी योजना भी आई हैं जो इस बार मेंस के संभावित ज़्यादा है। उसी के संदर्भ में पढ़ते हैं कि मान लीजिए कोई अभी भारत की शोध संस्थान है, उन्होंने एक सर्वे किया कि भारत के अंदर अगर कुल बंजर भूमि है, कुल बंजर भूमि में से 3% अगर बंजर भूमि का अगर सही उपयोग कर ले ना सोलर पैनल के संदर्भ में, तो 738 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन होते हैं। ये फैक्ट याद रखना, भारत की सौर संस्थान के द्वारा ये सर्वे किया गया है। अगर कुल बंजर भूमि का ही 3% अगर यूज कर लिया ना, तो 748 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन सोलर से की जा सकती है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये भी है, वहाँ के जो पशु चराव वाले हैं, उन पशु चराने कहाँ जाएंगे। सारी बंजर भूमि अगर उनको दी जाए तो पशु चराने वाले का, उसके संदर्भ में अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये इशू है। दूसरी बात ये है कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियाँ, उनका समाधान, ये 5 नंबर का प्रश्न है, ये आप प्रैक्टिस करना। और हरित हाइड्रोजन परमाणु योजना है, ठीक है, उससे ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट मिशन जो है, एक तो IR रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिया, इंडियन ऑयल गैस सर्टिफिकेट दिया। ये हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत लाई गई है, 2023 में आई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से लागू हुई है 2024 के। इसके प्रमुख महत्व को बताइए। अब चलते हैं आर्टिकल मुख्य डाटा ये कहता है कि उससे पहले अपन पढ़ते हैं नवीनीकरण ऊर्जा के संदर्भ बेसिक पढ़ते हैं, तो क्या क्वेश्चन भी आए तो ठीक है ना। तो अपन बेसिक पढ़ते हैं नवीनीकरण ऊर्जा, ठीक है, और गैर नवीनीकरण ऊर्जा, ये याद रखना। एक तो नवीनीकरण ऊर्जा और गैर नवीनी, आपको ये मोटा मोटा समझ लेना। नवीनीकरण ऊर्जा है ना, गैर नवीनीकरण मतलब कहता है कि ये एक नवीनीकरण ऊर्जा ऐसा है कि प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न हो सकते हैं और समाप्त नहीं हो सकते। ये इसको बार बार उपयोग ले सकते हैं, लेकिन इसको कोयला, जैसे मान लो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है, ये सब आयातित होते हैं, तो इसका अधिकांश बजट बाहर चला जाता है। तो वो कह रहा है कि नहीं, बजट भी राजस्व बढ़ाना, राजस्व घाटों कम भी करना, दूसरे देशों को निर्भरता भी कम करनी। उसी के अल्टरनेटिव ये नवीनीकरण ऊर्जा कि एक बार उपयोग लेने के बार बार उपयोग नहीं होता, गैर नवीनीकरण को याद रखना। ये सीमित मात्रा में होता है, अब ये संसाधन खोते जा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं। अब जैसे उदाहरण सौर ऊर्जा है ना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, और जल विद्युत, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा के संदर्भ में बात की जा रही है। और ये गैर ऊर्जा संसाधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसी बातें करते हैं गैर नवीनीकरण ऊर्जा के संदर्भ में। अब इसकी उपलब्धता लगभग प्रकृति के आधार पे सुलभ है, लेकिन ये सीमित मात्रा में होता है। कौन, गैर नवीनीकरण ऊर्जा, याद रखना। ये पर्यावरण के क्षेत्र में अनुकूल है, प्रदूषण नहीं करते हैं, लेकिन ये गैर नवीनीकरण जो कोयला, पेट्रोलियम पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण करता है, जिससे स्वास्थ्य बजट पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है नवीनीकरण ऊर्जा की, ये बहुत महंगी बहुत है। एक तो शुरू में महंगी थी, पर संचालन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी होती है महंगी होती है, लेकिन ये शुरू में सस्ती थी। कौन, गैर नवीनीकरण ऊर्जा, लेकिन अब दीर्घकालीन रूप से देखा जाए तो बहुत महंगी पड़ रही है। तो आपको ये पॉइंट अंतर में याद करना। भारत में पहल चलाई जा रही है राष्ट्रीय सौर मिशन पवन ऊर्जा नीति के तहत,
और वहाँ पे चलाई जा रही है गैर नवीनीकरण ऊर्जा कोयला मंत्रालय तेल गैस मंत्रालय की योजना संबंधित। तो अपन ये मोटा मोटा याद रखना, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ ना अपन को संसाधनों पर भी संतुलन बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले पीढ़ी को जनरेशन खतरा पैदा हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि 2024 तक भारत के अंदर कितने 2024 तक कितने 43% कुल 43% अभी क्षमता है ऊर्जा के संदर्भ में नवीनीकरण ऊर्जा से भारत के पास है। 43.3% नवीनीकरण ऊर्जा से हिस्सेदारी है 2024 तक गीगावाट की क्षमता है। सौर ऊर्जा में 81 गीगावाट है, पवन ऊर्जा में 46 है, बायो पावर में 12 है और ये छोटा हाइड्रो में 5 गीगावाट है। तो आपको याद रखना, ये सरकारी लक्ष्य पंचामत लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा। पंचामत लक्ष्य ये एडिटोरियल में आया है कि 2030 तक 500 गीगावाट के गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देना। नंबर दूसरा आर्टिकल में दिए ज्ञान जो पंचामत लक्ष्य है वो है 2030 तक कुल ऊर्जा खपत को 50% नवीनीकरण स्रोतों को बढ़ावा देना, तभी तो गैर जीवन नवीनीकरण ऊर्जा को विकल्प लिया हुआ। तीसरा आर्टिकल में यह है, तीसरा पंचामत लक्ष्य है 2030 तक कार्बन उत्सर्जन के 1 बिलियन टन में कमी लाना, याद रखना ये बात। चौथा है 2030 तक जीडीपी के उत्सर्जन में 45% की कमी लाने और 2005 के लेवल, और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य रखना। तो आपको ये याद रखना है कि पंचामृत जो लक्ष्य है ये ग्लासगो सम्मेलन हुआ था 2000 ग्लासगो 26 जो 2024 में हुआ था, उसी के अंतर्गत ये भारत की सरकार द्वारा ये लक्ष्य बनाया गया था। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना, क्या क्या याद रखना, कुल कितनी है 43 पॉइंट, और ये पंचामत लक्ष्य के टारगेट हैं। ये आपको एग्जाम में 2-5 नंबर सीधा पूछ सकते हैं, आपको ये याद रखना है। अब आगे चलते हैं। नीतिगत पहले क्या है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, पीएल। ये जो पीएल इसको नहीं, ये क्या है, उत्पादन प्रोत्साहन योजना है। जैसे इसमें 13 सेक्टर रखा है, ऑटोमोबाइल्स, सोलर पैनल, ईवी, इलेक्ट्रिकल जैसे। तो ये कह रहा है कि सोलर पैनल के संबंधित जो की जाती है, तो उत्पादन प्रोत्साहन योजना है ना, अभी जो सौर ऊर्जा पैनल लगाए जा रहे हैं उसी को बढ़ावा देने के लिए इसमें रोजगार सृजन की बात करता है ना, 19,744 करोड़, है ना। तो ये इस तरह की बातें करते हैं। तो ये औद्योगिक प्रोत्साहन है, जैसे मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है, याद रखना, मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देना है, निर्यात को बढ़ावा देना है ना, रोजगार को सृजन करना, ये याद रखना इसका उद्देश्य। किसका, पीएल है, मतलब उत्पादन प्रोत्साहन योजना है ये। मेगा रिन्यूएबल एनर्जी, जैसलमेर है ना, बाड़मेर पे 30 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी का पार्क खोला जा रहा है। हरित हाइड्रोजन मिशन। अब मैं अपन क्या है बेसिक इनकी योजना के बारे में पढ़ लेता, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया तो आपका राइट गलत नहीं हो। अपन चलते हैं इस योजना के बारे में, क्या है देखो, हरित हाइड्रोजन मिशन है ना, क्या है, हरित हाइड्रोजन मिशन, उसके संदर्भ में पढ़ते हैं। ये पहला पॉइंट कहता है, ये 2023 में आया। कब आया, 2023 में। दूसरा 19,744 करोड़ का बजट है अभी। इसका उद्देश्य क्या है कि एक तो 100 लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देना, ये याद रखना मोटा मोटा पॉइंट। दूसरा है तेल आयात में कम करना। क्या ला भाई हरित हाइड्रोजन का मकसद क्या है, नवीनीकरण ऊर्जा बढ़ावा देना। क्यों कि गैर नवीनीकरण ऊर्जा को जो तेल कोयला आधारित निर्यात आयात को कम करना, सही बात है। और भारत के हाइड्रोजन हब को बढ़ाना। तो आपको याद रखना ये पॉइंट। अब आपके सामने आया कि हरित हाइड्रोजन होता क्या है, क्या होता है हरित हाइड्रोजन होता क्या है। ये देखो, ये मान लो पानी है, ये बिजली है, बिजली से पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके उत्पादित होती है। याद रखना ये परिभाषा, बिजली से पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके उत्पादित होती है। जहाँ बिजली नवीनीकरण स्रोतों के में आती है, सोलर विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलर विंड बोलते हैं इसको, याद रखना ये। उदाहरण जैसे राजस्थान, गुजरात में हरित हाइड्रोजन उत्पादन के उपयुक्त स्थान है ना। तो 2023 में लाई गई थी। इसका मकसद क्या है कि आयात जो कोयला गैर नवीनीकरण ऊर्जा आयात स्रोत को कम करना। दूसरी बात है रोजगार, दूसरी बात है हाइड्रोजन हब बढ़ाना भारत के अंदर। तीसरी बात लिखनी है आपको कि हरित हाइड्रोजन उत्पादन बढ़ाना, 100 लाख प्रति टन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपको याद रखना। अब मान लो अपन ये डिस्कशन करें कि हरित हाइड्रोजन प्रमाणिक योजना क्या है। ये लाई थी हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत आई गई, याद रखना। ये क्या सर्टिफिकेट देती है जो कंपनियां कारोबार करती है ना उनको, कि भाई आपने कार्बन उससे जो कम करने में कितनी भूमिका निभाई। तो ये क्या है, सर्टिफिकेट देती है। तो आपको इसके बारे में पढ़ना। ये 2024 से लागू है, याद रखना। ये कहती है कि योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन ग्रीन, कोई कंपनी है मान लो कोयला आधारित पेट्रोलियम आधारित ना होकर हमने नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और कार्बन उत्सर्जन में कम करने भूमिका निभाई, तो ऐसे प्रोत्साहन कार्य को क्या है, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट से फ़ायदा ये वो कोई बैंक से लोन ले, है ना, सरकार से कोई योजना का लाभ उठाए तो आसानी से लाभ उठा सकता है, इसी को बढ़ावा दिया उन्होंने।
जैसे मान लो आपने इंडियन ऑयल कंपनी IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पानीपत के अंदर हरियाणा में है, वहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है कि 100% हरित हाइड्रोजन बनाया गया है। किससे? बिजली के पानी से, पानी का उपयोग करके जल का इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन किया और फिर वो बिजली का उत्पादन किया। जल के जरिए इलेक्ट्रोलिस उपयोग करके 100% नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया इसने। तो इन्हीं के संदर्भ में इनको सर्टिफिकेट दिया गया है। उदाहरण बताता है, योजना वास्तविक औद्योगिक प्रयोग को कारगर साबित हो रही है। अब मान लो दूसरा एग्जाम्पल है RIL, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा गुजरात के अंदर है। ये तो IOCL पानीपत में, और ये कहाँ पे है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड गुजरात के अंदर है। तो रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात में 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट और हरित हाइड्रोजन उत्पादन की योजना बनाई। ठीक है ना। तो ये किसके अंदर है? हरित हाइड्रोजन मिशन के अंदर है। क्या है? हरित हाइड्रोजन सर्टिफिकेट स्कीम के तहत लाया गया था। अब दूसरी बात ये है कि PLI स्कीम योजना पढ़ ली आपने कि भाई उत्पादन प्रोत्साहन योजना 13 सेक्टर है, जिसके अंदर निर्यात को बढ़ावा देना, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। तो ये बातें करता है, तो याद रखना बात। अब मान लो आगे चलते हैं। आगे योजना है हरित ग्रीन कॉरिडोर योजना, है ना, ये रहा ग्रीन कॉरिडोर योजना। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि मान लो ग्रीन कॉरिडोर, इसका उद्देश्य है सौर और पवन ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड एकीकृत को ट्रांसमिट करना। सौर और किसको? कॉरिडोर ऐसा बनाना ऊर्जा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब मान लीजिए नवीनीकरण ऊर्जा निर्बाध आपूर्ति, इसका वो ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य ये कह रहा है कि नवीनीकरण ऊर्जा को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विद्युत ट्रांसमिशन के लिए विशेष हाई वोल्टेज नेटवर्क का निर्माण करना। क्या? हाई वोल्टेज का विशेष निर्माण करना। नवीनीकरण ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा ग्रिड में प्रभावी रूप से एकीकृत करना, जैसे 2030 से 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा लक्ष्य को साकार बनाना। तो ये क्या है? ग्रीन कॉरिडोर एनर्जी के तहत आता है। ये 2 फेज में शुरू हुआ है, ये याद रखना। पहला फेज 8 राज्यों में था, जिसके अंदर ट्रांसमिट नेटवर्क बिछाना था, जिसमें राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु राज्य थे। अब सेकंड फेज 2022 से 2026 तक शुरू किया, 7 राज्य, उसमें राजस्थान, गुजरात सबसे ज़्यादा विशेष फोकस किया जाएगा। तो अपन ये मोटी मोटी नीतिगत पहले चलाई जा रही नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना, याद रखना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना ग्रीन कॉरिडोर एनर्जी 2 फेज में चलाया गया। PLI स्कीम उत्पादन प्रोत्साहन योजना है ना। मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क आपको पता ही है कहाँ पे है। मेगा रिन्यूएबल ऊर्जा उस क्षमता वाले ग्रीन एनर्जीज हैं। क्या? उस क्षमता वाले ग्रीन पार्क बनाना कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पर चलाया जा रहा है? राजस्थान में चलाया जा रहा है, जैसलमेर बाड़मेर में। 30 गीगावाट क्षमता। कितनी 30 गीगावाट क्षमता। कितनी? 30 गीगावाट राजस्थान में, ये याद रखना। 30 गीगावाट क्षमता वाले मेगा पार्क स्थापित किया अडानी ग्रीन और अन्य कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। और गुजरात के अंदर खावड़ा नाम से कोई जगह है, वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी है। तो आपको इस तरह याद रखना है, ये बातें मोटी मोटी याद रखना है। 2023-2024 के अंदर 1.75 लाख मेगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता स्थापित की है। तो आपको ये नीतिगत पहले ही पूरी याद रखना है, आपको मैं पूरी तरह से समझा दिया। आगे चलते हैं। निवेश और रोजगार की बात की जाए तो 2023-24 के अंदर 13 पॉइंट, भाई निवेश करने में $बिलियन कितना? 13.7, और 1.5 लाख अधिक प्रत्यक्ष रोजगार। जैसे कौन कौन सी रोजगार देते हैं भाई? कोई ग्रीन कॉरिडोर बना तो रोजगार लेबर लगाए जाएंगे, है ना। और हरित ग्रीन प्रमाणित सर्टिफिकेट योजना है, उसके तहत हरित ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। ये क्या है? ये रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के संदर्भ में। जैसे PLI योजना, ये उद्योग को बढ़ावा देने का काम करता है। अब मान लो इसकी चैलेंज क्या है, चुनौती आ गई। क्या आ गई? देखो चुनौतियाँ इसलिए सबसे जरूरी है पढ़ना, क्योंकि अभी जो काम हो रहा है, जैसे भूमि अधिग्रहण के मामले में देख लो। भूमि अधिग्रहण क्या है कि मान लो जैसे सौर संस्थान सर्वे किया कि भाई कुल बंजर भूमि का 3% अगर सोलर पैनल लगा जाए तो 748 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन होगा। ये तो अच्छा लगा सुन के, लेकिन आप दूसरा पर ये भी देखो, जो पशु शराब वाला है वो कहाँ पे जाएगा जगह सोलर पैनल में दी जाए तो। इसी के संदर्भ में जैसलमेर बाड़मेर इसका विरोध हो रहा है। जैसलमेर में पशु शराब वाला को जबरदस्त विरोध हो रहा है। 2022 के हाईकोर्ट के अनुसार सोलर पैनल लगाने के लिए मना किया हुआ है, रोक लगाई थी कि भाई आप सोलर पैनल को ज़मीन नहीं दे सकते, क्योंकि पशु शराब ऊँट शराब वाले पशुपालक कहाँ जाएंगे। तो इसी के संदर्भ में भूमि अधिग्रहण जो मामला है वो सबसे बड़ा टप होते जा रहा है। तो इसके ऊपर वो कह रहे हैं 2000 हेक्टेयर भूमि की ज़रूरत होती है, लेकिन 2000 हेक्टेयर भूमि कहाँ से लाएंगे, है ना। जगह भाई पशु चराने वाले निवास भी चाहिए ना, तो खुली हवा भी चाहिए, सब कुछ देखना होता है। तो इसीलिए भूमि अधिग्रहण का विरोध हो रहा है। दूसरा,
दूसरी बात है कि मान लीजिए कोई, हाँ दूसरी बात है कि मान लो भंडारण की बात हो रही है, क्या हो रही है, भंडारण की बात हो रही है। भंडारण में ये होता है कि मान लो 2030 तक बोल तो दिया, 2030 तक 450 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा लागत कुशल विश्वसनीय एकीकरण होगा। लेकिन भंडारण क्षमता 4 घंटे की बैटरी जो है 9 गीगावाट तापीय संतुलित बिजली परियोजना आवश्यक है। अगर 4 घंटे की बिजली की बैटरी को अगर चार्ज करेंगे ना, तब आपको टोटल चाहिए 38 गीगावाट बैटरी को, टोटल 4 घंटे भंडारण को 38 गीगावाट की क्षमता चाहिए। तो इस आधार पे भंडारण क्षमता सबसे मुश्किल होती है कि स्टोरेज क्षमता है ना बहुत ही कठिन होता है, विशाल मात्रा में इसको बंजर भूमि की जरूरत होती है, तभी ये भंडारण जैसी क्षमता की जाती है। अब 2021 का एग्जाम्पल दे रहा है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भंडारण के बारे में एग्जाम्पल देता है कि ये पहली बार वृहत स्तरीय बैटरी भंडारण निविदा 1000 मेगावाट के आगे एक कदम है, लेकिन इसका विस्तार करना बहुत बड़ी चुनौती है। तो हुई ना भंडारण क्षमता सबसे बड़ी चुनौती में, याद रखना भूमि अधिग्रहण हो गया और भंडारण हो गया। अब ई अवशिष्ट को देख लो, क्या है ई अवशिष्ट को देख लो, है ना, याद रखना। तीसरा पॉइंट ई अवशिष्ट। ई अवशिष्ट ये कहता है कि मान लो सौर पैनल की बैटरी को बड़े पैमाने पे, साथ में ई अवशिष्ट प्रबंधन का मुद्दा बन रहा है ना। तो मान लीजिए ये है, अगर मान लो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा 2050 तक लक्ष्य रखा कि सोलर पैनल भारत में स्वतः सबसे बड़ा उत्पादक बन जाएगा। 2050 तक बोल रहा है कि सोलर पैनल मामले में पूरे विश्व में स्वतः सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत बनेगा। अगर इस दृष्टि से रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर रिसाइकलिंग सुविधा अभाव है, पर्यावरण जोखिम पैदा होगा कि ज़्यादा ज़्यादा अवशिष्ट पदार्थ होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर स्वतः देश बनेगा 2050 तक, तो इसका रिसाइकलिंग का अगर ध्यान नहीं दिया तो इसका परिणाम बहुत भयावह जोखिम रहेगा, पर्यावरण जैविक में, है ना, पर्यावरण के लिए संतुलन नहीं होगा। तो आपको इस तरह याद रखना। आगे चलते हैं कि जैव ईंधन की बात की, जैव ईंधन की बात की। जैव ईंधन मतलब पता है कि मान लो 2025 तक भारत का लक्ष्य है जैव ईंधन के 2025 तक कितने, 2025 तक जीवाश्म ईंधन में 20% एथेनॉल को शामिल करना। कितना, 20%, 2025 तक लक्ष्य रखा। अगर मान लो 20% एथेनॉल किससे होता है, गन्ने जैसे फसलों से है। तो गन्ने की फसल अगर किसान ज़्यादा बोएंगे तो क्या होगा, जल ज़्यादा चाहिए, पानी ज़्यादा खर्च होगा। तो आपने एक तरफा तो बिजली का उत्पादन करने के लिए इथेनॉल का उपयोग किया, दूसरी तरफ आपने जल संकट का भी समस्या का समाधान नहीं खोजा। तो क्या हुआ, अवसर की बजाय अभिशाप बनता जा रहा है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि अवसर की बजाय नवीनीकरण ऊर्जा अभिशाप बनता जा रहा है। वो इन कारणों से, एक तो ग्रिड इंटीग्रेशन, भंडारण, निवेश, भूमि अधिग्रहण, तकनीकी निवासार जैसी आवश्यकता कमी होती है, जैव ईंधन, भूमि, ई अवशिष्ट प्रबंधन जैसी व्यवस्था। इस आधार पर कहते हैं भाई कि ये आने वाले समय में मुश्किल होता जा रहा है। अब आगे चलते आर्टिकल कहता है हरित ऊर्जा उत्पादन के नया आयाम क्या है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन घरेलू स्तर पर किया जा सकता है, खासकर भारत विशाल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता स्रोत पवन उपयोग करके। ये जीवाश्म ईंधन, भाई ये हरित ऊर्जा सौर ऊर्जा की बातें क्यों बढ़ावा, 300+ दिन धूप होते हैं, पवन ऊर्जा क्यों दे रहा है, क्योंकि 76,000 किलोमीटर अपना तटीय रेखा। तो इसी 7700 इसीलिए वो कहते हैं कि भारत में जीवाश्म ईंधन बढ़ाने की क्षमता है ना, 101 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता में बढ़ावा देने की क्षमता है अभी। तो इसी तरह अपन डिस्कशन करते हैं तो क्या होता है कि पूरी तरह से बेसिक क्लियर हो जाता है। अब मान लो जीवाश्म नवीनीकरण ऊर्जा बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजना चलाई। तो आपको ये कहीं ऐसे में बात आए तो लिखना। पहले ही पॉइंट, पहला है कि प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना। क्या है, पहला है सौभाग्य योजना। दूसरा बात की जाए तो ग्रीन कॉरिडोर एनर्जी है, आपको याद रखना। तीसरी बात की जाए तो सूर्य मुक्त बिजली योजना, ये याद रखना। चौथा पॉइंट, आपको अगर कोई योजना का नाम लिखना है तो अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस याद रखना, जो फ्रांस के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन है, जो स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय स्मार्ट मीटर कार्यक्रम को ये भी याद रखना। और हरित ऊर्जा गलियारा है, राष्ट्रीय हरित मिशन है। तो इस तरह ये सारे याद रखना है, तो आपको एग्जाम में लिखना। अब चलते हैं अपना आर्टिकल जो 55, अब आप चलते हैं अपना आर्टिकल के तहत। अब आर्टिकल ये कह रहा है कि संभावना क्यों है। संभावना ये है कि मान लो अपार संभावना, देखो भारत में हरित हाइड्रोजन अपार संभावना, कारण क्योंकि उत्पादन की अपार संभावना। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा मैंने बोल दिया ना कि 7600 किलोमीटर आप तटीय रेखा होने से पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसलमेर गुजरात में सबसे ज़्यादा अनुमान है, क्योंकि 300 से ज़्यादा दिन धूप रहती है। कच्चे माल तकनीकी संसाधन, हरित हाइड्रोजन उत्पादन का आवश्यक कच्चे माल तकनीकी संसाधन
याद रखना। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ते जा रहा है भारत, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध है ना। तो आपको मोटा मोटा याद रखना, अपार संभावना कारण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कच्चे माल की तकनीकी संसाधन और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और रोजगार के अवसर को भी कार्य बढ़ावा देना। हरित हाइड्रोजन उत्पन्न आवश्यक कदम कौन से हैं? एक तो निवेश को बढ़ावा देना, सरकार निजी क्षेत्र में रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, याद रखना। उत्पादन की लागत में कमी लाना और हरित हाइड्रोजन की उपलब्धता बढ़ावा। उत्पादन की लागत में कमी लाने के बावजूद क्या वो रिसर्च डेवलपमेंट निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, रिसर्च क्षेत्र नवी निजी क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए और टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट मॉडल है उनको पेश करना। अब आगे चलते हैं कि भाई इस तरह अगर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने से क्या आर्थिक सामाजिक प्रभाव और पर्यावरण प्रभाव। आर्थिक सामाजिक में यह होगा, उत्पादन लागत कम आने से हाइड्रोजन में आम लोगों को उद्योग को सुलभ, भाई जब बिजली का बिल ही कम आएगा तो वो पैसे क्या अपना निवेश क्षेत्र में बढ़ेगा, आर्थिक विकास में बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन होगा, पर्यावरण संरक्षण में योगदान होगा, जैसे जीवाश्म ईंधन की निर्भरता में कम होगा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी, जलवायु परिवर्तन चुनौती जो SDG गोल है अपना 7 स्वस्थ ऊर्जा वाला, तो उसको पूरा करने में कामयाब हो जाए, 2030 तक लक्ष्य रखा। और जलवायु SDG गोल लक्ष्य हैं वो पूरा करने में इसका हरित हाइड्रोजन उत्पादन जैसे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत जैसे बढ़ावा मिलने में अहम भूमिका निभाएंगे। निष्कर्ष क्या है, भारत के लिए हरित हाइड्रोजन उत्पादन न केवल ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति ला सकता है बल्कि ये आर्थिक विकास, पर्यावरण, सामाजिक क्षेत्र में बढ़ावा देता है, बाजार की अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। और SDG गोल मैंने बोला ना, SDG गोल 7 याद रखना, ये स्वस्थ ऊर्जा दिलाने में बात करता है। अब पंचामत लक्ष्य आपको वापस रिवीजन करवाता हूँ। 2030 तक 500 गीगावाट जैवस्म और 50% ऊर्जा को उत्सर्जन बढ़ावा देना और 45% कार्बन उत्सर्जन कम करना और 1 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम करना और 2070 तक जीरो नेट उत्सर्जन को बढ़ावा देना। आपको ये याद रखना, 2030 1 बिलियन कार्बन उत्सर्जन कम करना, 2030 50% ऊर्जा नवीनीकरण स्रोतों को बढ़ावा देना, 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देना, 2070 तक नेट जीरो एमिशन को कम करना। तो ये आपके पंचामृत के रूप में कि हरित ऊर्जा बढ़ावा देने के पंचामृत के लक्ष्य बताओ, तो आपको ये 5 पॉइंट बताना है। आपको याद रखना, बार बार आर्टिकलों में लिखा गया है, इस बार प्रश्न बढ़ने की संभावना रहती है, नहीं तो आप ऐसे में लिख के आओगे तब भी एग्जामिनर का ध्यान होगा, एनर्जी पे आ गया, जलवायु पे आ गया, क्लाइमेट पे आ गया, तो आप इस तरह रिलेटेड करके लिखना। सारी बातें याद नहीं होती है लेकिन रिलेटेड पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि एग्जामिनर में जाते हैं ना तो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है। अब चलता है कि अभी हाल ही में क्या हुआ कि राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति द्वारा 14 प्रश्न पूछ लिए, उनमें से एक प्रश्न भाई क्या सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के जो नीट वाला मामला है, जो राज्यपाल ने विधेयक रोक के बैठे थे, तो राष्ट्रपति के पास भेज दिया, राष्ट्रपति पास में कुंडी डाल के बैठ दिया, निर्णय दे ही नहीं रहे। उसी के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन डली, तो आर्टिकल 142 और 143 कॉन्ट्रोवर्सी हो रहा है। कॉन्ट्रोवर्सी इसलिए हो रहा है कि आर्टिकल 142 कहता है कि आपको पूर्ण न्याय करने की अधिकार है। जैसे पूर्ण न्याय, मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट निर्णय देने में न तो निर्णय ले पाता न करता, ऐसी विरोध में वो विवेक काम करता है कि पूर्ण न्याय, जस्टिस। जैसे राम अयोध्या भूमि, एक तरफ राम अयोध्या भूमि दिया, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष वालों को 5 एकड़ भूमि दिलाने का आदेश दे दिया, तो ये क्या है, पूर्ण न्याय, डिक्री आदेश के अनुकूल तर्क विवेक के आधार पर पूर्ण न्याय देना। तो ये आर्टिकल 100 किसके अंदर आता है, आर्टिकल 142 के तहत। तो अपन पढ़ते हैं कि भाई राष्ट्रपति 143 के प्रश्न पूछते हैं, वो किस आधार पर पूछते हैं, अपन ये पूछते हैं, है ना। तो अपन चलते हैं आर्टिकल 114 पे, अभी जो सवाल पूछे। देखो 2 बार हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 बार इंटरफेयर किया है कि बता रहे हैं कि दिल्ली तो LG के मामले में जब केंद्र सरकार राज्य संबंध में निर्णय देते समय राष्ट्रपति सहमति की समय सीमा निर्धारित की और 10 विधेयक थे, बिल निर्णय नहीं ले पाए। तो अब ये 2 इशू याद रखना, दिल्ली LG वाला और तमिलनाडु वाला 10 बिल। सरल शब्दों में समझ जा कि तमिलनाडु सरकार ने कुछ विधेयक राज्यपाल को भेजे, सही बात है, राज्यपाल ने कई महीनों तो अपने पास रोका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि राज्यपाल विधेयक पर अनिश्चित काल तक बैठने का अधिकार नहीं है। कोई विधेयक राज्यपाल के राष्ट्रपति के पास भेजा गया, आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति की भूमिका पर चर्चा करता है। अब अपन समझना है एक एक, भाई क्या कह रहा है आर्टिकल 142, क्या कह रहा है। पहले तो आर्टिकल 142, ये आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है, विशेष, क्या है, विशेष शक्ति है। क्या कहता है आर्टिकल 142, क्या कहता है कि मान लीजिए, आर्टिकल 142 कहता है कि मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट है, अगर मान लो राम अयोध्या का मंदिर है ना, तो 2019 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आदेश देते हुए कहा विवादित भूमि रामलला को दी, मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक 5 एकड़ भूमि देने का आदेश दिया। तो ताकि क्या हुआ, क्योंकि 142 पूर्ण जस्टिस है ना, कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, डिक्री आदेश देना, ये क्या 142। राष्ट्रपति ने बोला 142 का आपको दुरुपयोग किया है,
कैसे 143 के तहत सवाल पूछे कि भाई आपके पास इतना अधिकार संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि किसी राष्ट्रपति को 3 महीने या 6 महीने तक बिल अपने पास रख सकता, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। बेशक 200 आर्टिकल के 2(1) की और 201 की तुलना की जाएगी अभी। तो ये हैं 142। अपने पर्सन भी डाला है, यूट्यूब पे जाके देखना, बहुत शानदार 10 नंबर का पर्सन डाला और डेली शाम को पर्सन डालता हूँ, आप उसको देखते रहिए। आने वाला टाइम में कल भी नवीनीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक संसाधन के बारे में पर्सन डाला हूँ 2, याद रखना, पढ़ के जाइए। 100 आर्टिकल 143 ये बोलता है कि राष्ट्रपति प्रश्न पूछता है। अगर राष्ट्रपति प्रश्न पूछता है, न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, वो राय दे सकता है, नहीं दे सकता। अगर राय दे दी, सरकार के मानने के लिए बाध्य नहीं, दोनों पक्ष याद रखना। अगर सवाल पूछ दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने राय भी दे दी, तो राष्ट्रपति या सरकार के लिए बाध्य नहीं मानने के लिए, नंबर 1 पॉइंट। अगर मना भी कर सकता है, राय नहीं भी दे सकता। किस मामले में? जैसे कि क्या अयोध्या मंदिर से पहले कोई मस्जिद थी, क्या मंदिर था? इस समय प्रश्न पूछा तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। तो क्या है कि दे भी सकता है, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। सरकार अगर पूछ भी ले राष्ट्रपति, तो सुप्रीम कोर्ट के पास बाध्यकारी नहीं है राय देना। तो दोनों मामले क्लियर है। अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 201 में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल और राष्ट्रपति को शक्ति दे रखा। जैसे क्या 201 और 201 याद रखना। 201 में राज्यपाल के पास शक्ति है। अगर कोई राज्य सरकार ने, मान लो तमिलनाडु की सरकार है, इन्होंने बिल भेजा, पहली बात तो वो स्वीकृति दे सकता है। दूसरा याद रखना, अगर वो नहीं दिया, या फिर उसने संशोधन के लिए भेज दिया, क्या दिया? संशोधन के लिए भेज दिया। फिर संशोधन के बाद अगर तमिलनाडु सरकार ने संशोधन करके वापस राज्यपाल के भेज दिया, तब ऐसी स्थिति में 3 महीने से ज़्यादा अपने पास नहीं रखता है। तो राज्यपाल क्या करता है ऐसी स्थिति में? चालाकी से इनके पास भेजता है। किनके पास? 201 के तहत राष्ट्रपति के पास। वापस समझा रहा हूँ, याद रखना। 200 में 201 में 3-4 प्रकार की शक्ति। एक तो वो विधेयक बिल आया, वो दे सकता है, नहीं दे सकता है। अगर राज्यपाल ने बोला कि नहीं आपकी बहुत त्रुटियाँ, वापस संशोधन करो, तो संशोधन करने के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया। ऐसी स्थिति में राज्यपाल ने संशोधन करने के लिए, सरकार ने वापस संशोधन करके भेज दिया, तब ऐसी स्थिति में आर्टिकल 200 कहता है कि राज्यपाल 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकता, क्योंकि आपको निर्णय देना पड़ेगा। तो राज्यपाल ऐसी स्थिति में अपनी चालाकी खेलते भेज दे राष्ट्रपति के पास, जबकि 201 के तहत राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है राज्यपाल की तरह बाध्यकारी के 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते। इसी के पर्सन में राष्ट्रपति ने सवाल पूछा कि भाई आप कार्यपालिका न्यायपालिका सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हो। जो आर्टिकल 142 के तहत आप यूज कर रहे हो वो गलत है। आपके पास इतना अधिकार नहीं कार्यपालिका को आप आदेश दो। लेकिन न्यायपालिका का तर्क क्या है कि हम नहीं, न्यायपालिका का कहना है कि भाई आप इतने महीनों तक अगर लेके बैठे हो तो ये तो क्या है, संविधान की उल्लंघन है? लोकतांत्रिक का भी अवहेलना कर रहे हैं आप। जनता के द्वारा जो निर्णय लिया गया है विधायकों ने, तो उसका तो आप उपयोग ही नहीं कर रहे। तो इसी के सिलसिले में ये सवाल खड़ा हुआ कि भाई क्या इस तरह निर्णय देते हैं तो क्या अपन को सवाल उठाना चाहिए। इसी के सिलसिले में उनके दोनों के बीच में विवाद चल रहा है, कार्यपालिका और जुडिशरी के बीच में। ये कह रहा है कि आपने 142 का शक्ति दी है, लेकिन आप तो यार सीधा कार्यपालिका को आदेश दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, हमारा न्यायपालिका समीक्षा के आधार पर दायरे में आते हैं आप। यहाँ तो पिटीशन लेके आओ, यहाँ पिटीशन नहीं लाए तो सख्त संज्ञान लेते हैं। जैसे न्याय सक्रियता, आपने न्याय सक्रियता को नहीं उपयोग किया, आपने अति कर दिया। अभी क्या कर दिया? जबकि आपके टॉपिक में आरएस के सिलेबस में न्याय सक्रियता है। तो न्याय सक्रियता क्या कहती है कि मान लो सख्त संज्ञान या संज्ञान के आधार पे कार्यपालिका विधायक को आदेश देखता, आपने कानून बनाया या कानून ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। मान लो नगर पालिका कोई सड़क है, अगर सड़क एरिया में नहीं बनाई तो न्यायपालिका आदेश दे सकता है। तो आपको ये मोटा मोटा इसलिए पढ़ाया गया कि अभी हाल ही में विवाद हुआ, तो आपको आर्टिकल 142 के बारे में प्रश्न 10 नंबर का दे सका, यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। आर्टिकल 143 के बारे में पूरा बताइए। अगर राय दे भी रहा तो बाध्यकारी नहीं है दोनों पक्षों के लिए, अगर ले भी रहा तो वो जरूर नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करे। 201 के पास राष्ट्रपति के पास कोई ऐसा नहीं है, जबकि 3 महीने से ज़्यादा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपके पास इतना ही समय, 3 महीने में आप निर्णय देंगे राज्यपाल की तरह। तब वो बात क्या बाध्यकारी हो गई? बाध्यकारी हो गई तो राष्ट्रपति ने बोला आपके पास 200 आर्टिकल में संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है, आपने संविधान को ही बदल दिया पूरा। लेकिन न्यायपालिका कह रही कि नहीं, समीक्षा, न्यायिक समीक्षा के आधार पे हम कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, संविधान के रक्षक होते हुए हमारा जनता का और सरकार का दोनों का समन्वय करना होता है। इसी आधार पे हमने निर्णय दिया है। अब ये कह रहा है कि मान लो ऐसे तो भी कोई भी आगे 10 महीने तक बिल के पास नहीं करेंगे तो सरकार क्या करेगी? जनता की सुनी हुई सरकार क्या करेगी? फिर तो कठपुतली बन के रह जाएगी।
अब दोनों के बीच में रास्ता बहुत कड़ी का टक्कर का मामला। अब देखते हैं कि नया जज साहब आया क्या निर्णय देते हैं इसको, तो उसी के लिए बाध्यकारी है कि नहीं है ये सब कुछ वहाँ पे जाए। तो न्यायपालिका सक्रियता आपको याद है, अगर मान लो खासकर न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय पारंपरिक निष्पक्ष संहिता सीमित भूमिका के आगे बढ़कर सामाजिक राजनीतिक कानूनी मुद्दों को हस्तक्षेप करता है। आपको याद रखना है ये सारे पॉइंट हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया, सरल भाषा से समझाया। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट को निर्धारित समय सीमा, ये आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल की जो 3 महीने की भूमिका थी वो राष्ट्रपति पे लागू कर दी। तो आपको ये कारण बताना, अगर आप नहीं दे रहे निर्णय 3 महीने में राष्ट्रपति को बोलो तो आपको कारण बताना होगा राज्यपाल का। अगर मान लो राज्यपाल के पास पॉकेट विकेट जैसे है ही नहीं रोकने तो वो राष्ट्रपति का यूज लेते हैं। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया क्या विधायी प्रक्रिया निष्क्रिय नहीं है, याद रखना पहले विधायी प्रक्रिया निष्क्रिय नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम आए इंटरफेयर कर रहे हैं। राष्ट्रपति सहमति की प्रक्रिया से उचित समय रीजनेबल टाइम व्याख्या आवश्यकता संवैधानिक ये कहता है राष्ट्रपति को सहमति और रीजनेबल टाइम की व्याख्या आवश्यकता संवैधानिक नैतिकता का पालन आवश्यक है। हम न्यायिक समीक्षा की संभावना करते हैं। तो आपको ये याद रखना पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि निष्क्रिय नहीं है विधायिक प्रक्रिया, है ना, उसको आप निष्क्रिय नहीं कर सकते। रीजनेबल टाइम के अनुकूल आपको निर्णय देना होता है संवैधानिक नैतिकता आधार। अब आगे चलते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका पर ऐसी बाध्यता थोपनी चाहिए? क्या ये निर्णय संघीय ढांचा के प्रभावित करता है? पहला पर्सन इंटरव्यू वाले बंदों के लिए। मेंस में जो जा रहे हैं, राजस्थान भूमिका अक्सर राज्यपाल की भूमिका अक्सर राजनीतिक विवादों का कारण बनती है कि सुप्रीम कोर्ट में हाल ही के दिशा निर्देश समस्या किस हद तक कर पाएंगे। परी के RS में 2002 अनुच्छेद 200, 201, 142, 143 समझा दिया है। आप अच्छे से डिस्कशन कर दें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन के तहत जो